नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। जिस तरह जिंदगी हर पर चलती रहती है, खबरों की दुनिया में भी कभी विराम नहीं लगता है। देश दुनिया की हर बड़ी खबर का अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे कोरोना के साथ, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जहां कुछ राज्यों में कोरोना के केस कम हो रहे हैं, वहीं कुछ दूसरे ऐसे राज्य भी हैं जिसकी कोरोना में तेज चाल चिंता का सबब बन गई है। दिल्ली की बात करें, यहां कोरोना के केस मामूली रूप से कम हुए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार डरा रहा है। महाराष्ट्र की बात करेंगे, जहां पर पिछले 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा नए मामले आने का सिलसिला अब भी जारी है। महाराष्ट्र में 53,605 नए मामले पिछले 24 घंटे में, वहीं 864 ने महाराष्ट्र में दम तोड़ा है। देश के रोजाना के कोरोना मामलों में महाराष्ट्र का हिस्सा अभी बाकी राज्यों से सबसे ज्यादा है। यहां रोजाना मौत का आंकड़ा 800 के ऊपर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की अब बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस 30,000 से नीचे हैं। 26,847 कुल मामले हैं। 298 की उत्तर प्रदेश में जान गई है पिछले 24 घंटे में। लेकिन यह कहना अब भी मुश्किल है कि यूपी कोरोना से जंग जीत चुका है। वहां पर भी लगातार मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। मौत का आंकड़ा भी डरा रहा है। अन्य राज्यों की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और यूपी कोरोना के रोजाना मामलों में सबसे आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र टॉप पर बना हुआ है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, 47,563 नए मामले। उत्तर प्रदेश 26,847। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद 19,436 मामले। यहां रोजाना केसेस बढ़ रहे हैं। राजस्थान 17,987 मामले। उत्तराखंड 8,390 मामले। झारखंड 6,113 मामले। हमारे 3 संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे हमारे संवाददाता पंकज जैन, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ है। मुंबई से पंकज उपाध्याय हैं। लेकिन सबसे पहले पंकज, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से अब ऑक्सीजन को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, क्या गाइडलाइंस दी गई हैं? क्या काम होगा इस टास्क फोर्स का? सिर्फ ऑक्सीजन की कमी को पहचानना या फिर उसकी पूर्ति भी करना? देखिए, दिल्ली में पहले ही एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, जहां पर अलग अलग अस्पतालों से आने वाले एसओएल पर निगरानी रखी जाती है। और ऐसी स्थिति में अब टास्क फोर्स का काम यह भी होगा कि जिस प्लांट से ऑक्सीजन निकलनी है और अस्पतालों तक पहुंचनी है, वहां पर बिना किसी रुकावट के ये ऑक्सीजन पहुंच जाए। पिछले दिनों दिल्ली को 730 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिली थी। ये कोटे की मांग थी और इस कोटे को पूरा किया गया था। लेकिन पिछले 2 दिनों से दिल्ली सरकार ये शिकायत कर रही है कि जितना कोटा दिल्ली को चाहिए वो कोटा भी नहीं मिल पा रहा। तो इस बीच क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये कोटा क्यों नहीं मिल पा रहा है, इस पर भी ये टास्क फोर्स निगरानी रखेगी। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब दिल्ली में सरकार अस्थायी तौर पर आईसीयू अस्पताल बढ़ाने की बात कर रही है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो इस पूर्ति को किस तरीके से ध्यान में रखा जाएगा? तो जाहिर है दिल्ली सरकार को 976 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होगी और देखना यह होगा कि क्या केंद्र सरकार से ये ऑक्सीजन का कोटा दिल्ली सरकार को मिल पाता है या नहीं। नेहा। पंकज उपाध्याय हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। पंकज, लगातार महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा और मौत का आंकड़ा दोनों बढ़ रहे हैं और एक स्टडी सामने आई है जिसमें कहा गया किस तरीके से महाराष्ट्र या फिर यूं कहें मुंबई बेहतर तरीके से तैयार थी ऑक्सीजन के मामले में। कम से कम दिल्ली के लिहाज से, अगर दिल्ली से तुलना की जाए तो मुंबई में हाल बेहतर थे। इसके बावजूद मौत का आंकड़ा इतना, क्या वजह है? नेहा, गुड मॉर्निंग। जहां तक पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे की अगर हम बात करें, उनका कहना है कि 12 जिले महाराष्ट्र में ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है केसेस स्टेबल हो गए हैं, नीचे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन केसेस में स्टेबिलिटी जरूर आ गई है। लेकिन अभी भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, बढ़ रहा है। इसको लेकर राज्य सरकार का कहना है वो बिल्कुल एक पैनी निगाह बनाए हुआ है इस सिचुएशन पे, क्योंकि 15 तारीख के बाद एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा कि राज्य भर के लिए जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। टास्क फोर्स क्या राय देता है राज्य सरकार को, इस पर निर्भर करेगा कि सरकार आगे क्या रणनीति अपनाती है। राजेश टोपे का कहना है कि वो पूरी जो स्थिति है उसको बहुत ही माइन्यूटली देख रहे हैं और इस पूरी मौत के आंकड़े को देखते हुए, केसेस को देखते हुए, पूरे अलग अलग जिलों में क्या स्थिति है उसको देखते हुए अगला जो कदम होगा वो उठाया जाएगा। हालांकि मुंबई की बात करें, मुंबई में अब आंकड़े काफी राहत देने वाले हैं। रिकवरी रेट 91% हो गया है, डबलिंग रेट अब 145 दिन हो गया है, कंटेनमेंट जोन्स भी 100 से नीचे
आ गए हैं। और सबसे बड़ी राहत की बात तो यह है कि जो वैकेंसी थी बेड्स की वो 9000 के ऊपर है। आईसीयू बेड्स जिसकी बहुत ज्यादा किल्लत थी कुछ दिनों पहले तक, वो तो अब 150 से ऊपर है। यानी मुंबई में अगर कहें तो थोड़ी सी स्थिति कंफर्टेबल थोड़ी जरूर हो गई है। साथ ही साथ राज्य सरकार का कहना है कि थर्ड वेव की आशंका को देखते हुए वो अपनी और ज्यादा तैयारी कर रही है, क्योंकि अब बच्चों में भी केसेस ज्यादा दिखने को मिल रहे हैं। इसलिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जा रही है जिसमें राज्य भर से जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होंगे वो इस बोर्ड का हिस्सा होंगे और राज्य सरकार को निर्देश देंगे। लेकिन नेहा, सबसे बड़ी किल्लत आज के दिन भी वैक्सीन की है। बीकेसी जंबो सेंटर का ये नजारा है। बिल्कुल, वैक्सीन की किल्लत तमाम अन्य राज्यों की भी मुसीबत का सबब बनी हुई है। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिषेक, उत्तर प्रदेश की सरकार लाख ये कहे कि हम हर तरीके से तैयार हैं, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, बेड्स की कोई कमी नहीं, लेकिन स्थिति से हम सब वाकिफ हैं। कैसे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, एक अदद अस्पताल के बेड के लिए जूझ रहे हैं, ये स्थिति स्पष्ट है। और साथ ही सेकेंड फेज का जो वैक्सीनेशन 18 से 45 साल की उम्र का, वो अभी उत्तर प्रदेश में नहीं शुरू हुआ है, बाकी तो छोड़िए। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं नेहा, ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं उसमें गिरावट है। 26,000 के ज्यादा जो मामले थे वो पिछले 24 घंटे में दिखाई दिए। सरकार का मानना है कि अगर हम इसको अप्रैल के आखिरी हफ्ते की हिसाब से देखें तो काफी गिरावट है और सरकार इसको अपनी एक उपलब्धि मानती है। लेकिन अगर मौत के आंकड़े को देखें तो वो 298 है। कल की तारीख में 372 मौत का आंकड़ा था, यानी कि जो मृत्यु दर है वो लगातार बढ़ रही है और जो लोगों की मौत हो रही है वो भी कहीं ना कहीं संक्रमण की भयावहता को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ आपने बात की बेड्स की और ऑक्सीजन की। सरकार दावा कर रही है कि प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ने के बाद में उत्तर प्रदेश में स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसे मामले सामने आते हैं जहां बेड ना मिल पाने के कारण मरीज 1 से 1.5 घंटा भटकता है और उसकी वहां मौत हो जाती है। तो इन चीजों को और दुरुस्त करने की जरूरत है। हालांकि जो सरकार का मानना था कि लॉकडाउन लगाने से, जिसको उत्तर प्रदेश में सोमवार तक आगे बढ़ा दिया गया है, संक्रमण में कमी आएगी, लेकिन पंचायत चुनाव के जो नतीजे 2 मई को आए उसमें जो लोगों का हुजूम दिखाई दिया था 2 से 3 दिन का मतगणना केंद्रों पे, उसके अगर संक्रमण उस समय फैला होगा तो वो अब हमें इस हफ्ते दिखाई देगा। यानी कि स्थिति अगर हम कहें कि पूरी तरीके से नियंत्रण में आ गई, बिल्कुल सही नहीं होगा। हाँ, थोड़ी सी गिरावट जरूर है, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें बाकी राज्यों के हिसाब से तो स्थिति उत्तर प्रदेश की अभी भी कुछ खास बेहतर नहीं है। टीकाकरण को लेकर के सरकार ने 7 जिलों में टीकाकरण शुरू किया था, हालांकि अभी बहुत से जिले हैं जहां पे वो नहीं पहुंच पाया है और जो टीके की मात्रा है वो भी कम मात्रा में सरकार को मिल पाती है। तो दोनों तौर पे अगर देखें, संक्रमण को रोकना और टीकाकरण को बढ़ाना, दोनों जगह सरकार के आगे चुनौती नजर आती है, जिसके लिए सरकार कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, लेकिन स्थिति अभी भी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से बेहतर नहीं है। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कोरोना महामारी ने देश की स्वास्थ्य सेवा को बदहाल कर दिया है। किस तरीके से लोग जूझ रहे हैं, तमाम अन्य चीजों की किस तरीके से किल्लत है। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा इन दिनों बिहार के अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं। आप भी देखिए सुशासन बाबू के अस्पताल का हाल। भर्ती नहीं किया, नंबर शायद मेरे पापा बढ़ सकता था। इस दर्द की कोई दवा नहीं है। कलेजा चीर देने वाली तस्वीरें हैं ये। श्याम सुंदर शर्मा के दोनों बेटे अपने पापा के मृत शरीर को लेकर बिहार के भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के प्रांगण में बैठे हैं। सुनिए इनसे, इनका दर्द तड़प उठेंगे आप। सबसे बोल रहा था कि इसको आईसीयू में भर्ती कराओ। भर्ती नहीं किया, नंबर नहीं लगता था। नंबर शायद मेरे पापा बढ़ सकता था। नहीं किया था। आप कहाँ लाए थे इनको? खबरपुर की 28 तारीख को ही आए थे। आईसीयू नहीं मिला। डॉक्टर जैसे देखा, बोला बेटा इसको आईसीयू का जरूरत है। सुशासन बाबू, इनकी तकलीफ आप भी सुनिए। भागलपुर बिहार में ही है और बिहार के सीएम आप ही हैं। आइए देखिए आपके सुशासन में अस्पताल खुद कितने बीमार हैं, कितनी अव्यवस्थाएं हैं, कितनी अराजकता है, कितनी असंवेदनशीलता है। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंस है। कोविड के वार्ड में
अस्पताल यानी डॉक्टर नर्स के अलावा और कोई नहीं जा सकता, लेकिन जो मरीज हैं उनके तीमारदार, उनके परिवारों को ही उनके साथ समय बिताना पड़ता है। सबसे बड़ा आरोप ये कि न डॉक्टर सुध लेने आती है, न नर्स देखने के लिए आती हैं। ऐसे में जब मरीज एक तो संक्रमित, ऊपर से ऑक्सीजन की जरूरत, और ऑक्सीजन की जरूरत तब जब तबीयत बिगड़ती है। पहले उस हॉस्पिटल में मायागंज के उन्होंने बोला कि टेस्ट आपने नहीं कराया है तो पहले यहाँ जाइए, यहाँ टेस्ट कराइए। यहाँ लाया टेस्ट कराने के लिए, स्ट्रेचर से तो अपने से एम्बुलेंस से उतरे थे अपने पैर पे चल के ही, उसके बाद लेटाया है, सांस उसी टाइम में लग रही थी, उखड़ रही थी, अंदर ले गए, कोई केयर नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई केयर नहीं है। बेड मिलने में, ऑक्सीजन मिलने में कितना समय लगा आपको? ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं, ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं सर, यही तो बात है। मिल जाता तो शायद बच जाते हैं। श्याम सुंदर और फरमान अली जैसे न जाने कितने इस अस्पताल में बदहाली के शिकार हैं। आपको अस्पताल के कोविड वार्ड लिए चलते हैं। इमरजेंसी वार्ड के पहले ऑक्सीमीटर तो लगाया गया है, लेकिन अगर आपको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता तो अपने मरीज का ऑक्सीजन स्तर चेक करने के लिए खिड़की दर खिड़की भागना पड़ेगा। मतलब वो पहले से तबीयत खराब था, जब खगड़िया एडमिट करवाए तो कल रात 12 बजे 24 घंटा वहाँ ऑक्सीजन पे रखा, तो फिर इसका ऑक्सीजन टेम्परेचर बढ़ के फिर घट जाता था। फिर यहाँ लेकर आया नहीं, अभी कितना है ऑक्सीजन? वो भी मतलब कभी 88 होता, कभी 86 होता अभी भी। उसके बाद हम बोले, यहाँ बोला कोरोना टेस्ट करवाओ, उसके बाद बोला कि ये सारे रिपोर्ट है इसका, लेके से इधर उधर भागते हैं, जिसको बोलते हैं कोई उसमें सटने के लिए तैयार ही नहीं। राजकुमार सिंह अस्पताल के वार्ड में भर्ती हैं और उनकी पत्नी और पत्नी के भाई बाहर बेचैन हैं, क्योंकि आरोप है कि उनके बहनोई को सही इलाज ही नहीं मिल रहा है। एक बार कोई डॉक्टर तक नहीं आया देखने के लिए। सर बताइए किस तरह पेशेंट के साथ, कोविड वाले के साथ पूरा घर का लोग रह रहा है, घर का लोग। ऑक्सीजन, दवा, इस सब। और जो सीनियर डॉक्टर है ना, वो सिर्फ फोन पे जूनियर डॉक्टर बताता है। सिर्फ एक ऑक्सीजन जो चालू है पाइपलाइन का, बस वही चालू, और हॉस्पिटल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दिया गया। देखने नहीं आता कोई, देखने तक नहीं आता है। आप लोग खुद जाते हैं अंदर बैठे? हम लोग खुद रात भर पेशेंट के साथ सोए, कोविड का पेशेंट है उसके साथ में सोए हैं रात भर से। बेबसी की एक और कहानी सरिता देवी की है। सरिता देवी के साथ तो लापरवाही की हद हो गई। उनके पति अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कागज का पता नहीं। पति की कोविड रिपोर्ट निगेटिव बताई गई, लेकिन उन्हें संक्रमित मरीजों के साथ रखा गया है, और तो और उन्हें डिस्चार्ज भी नहीं किया जा रहा। सरिता देवी कहती हैं कि यहाँ इलाज नहीं हो रहा है, बल्कि मारने की कोशिश हो रही है। हम बोले सर हम रोज आते हैं, सिस्टर बोलती है उधर जाइए, वो बोलते हैं उधर जाइए। हम अकेला है, हस्बैंड मेरा इतना सीरियस है कि 35 पे हो गया था ऑक्सीजन लेवल, तो हम यहाँ भर्ती हुए हैं, लेकिन एक भी कोई दवाई नहीं लिखे हैं हमको। सिर्फ ऑक्सीजन और सुई मिल रहा है, कहता है कि दवाई तो मिल रहा है आपको, ऑक्सीजन मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अगर कोई कदम रख दे तो उसे ये तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ लापरवाही संक्रमण से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। महामारी बड़ी है, संक्रमित मरीजों की संख्या कहीं ज्यादा है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या पर कभी सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। अब ऐसी त्रासदी आई है जिसके लिए कहीं से कोई तैयारी दिखाई ही नहीं देती। क्या होगा अगर बिहार जैसे राज्यों में त्रासदी की ये अभी सिर्फ शुरुआत हो। भागलपुर के बारे में विकास के बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ की जमीनी हकीकत दरअसल सोचने पर शर्मसार कर देती है कि आखिर हमारे राजनीतिक नेतृत्व वाले इतने दावे कर कैसे पाते हैं। ये सिर्फ तस्वीरें ही सवाल उठा देती हैं। जरा जमीन पर आइए और हालात को समझिए, जल्दी से कुछ कीजिए, लोगों की जान जा रही है। बिहार भागलपुर से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही महामारी के इस दौर में मुश्किलें बढ़ा रही है। संक्रमण के खतरे और लगातार खराब होते हालात के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। सड़क पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कुछ लोगों ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है और कुछ बिना मास्क के ही इस भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं।
कोरोना के इस संकट काल में हैरान और परेशान करने वाली ये तस्वीरें गुजरात के कच्छ जिले की हैं, जहां के मंडावी इलाके में मुस्लिम धर्मगुरु की मौत के बाद उनके जनाजे में सैकड़ों लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। जिस दौर में देश में कोरोना से हजारों लोगों की जानें जा रही हैं, इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि महामारी के इस दौर में भी कुछ लोग सबक लेने को तैयार ही नहीं हैं। कुछ ऐसे ही लापरवाही की तस्वीरें फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से भी सामने आईं, जहां कोरोना गाइडलाइंस को पूरी तरह से ताक पर रखकर सैकड़ों लोगों ने मस्जिद में एक साथ नमाज पढ़ी। पुलिस को सूचना मिली तो मस्जिद पर छापा मारा और फिर मौलवी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा, सब कुछ बैन है, लेकिन ये पता नहीं एक दो आदमी करके वहाँ पे इकट्ठे कर लिए मस्जिद में। तब हमारे को माइक की आवाज़ सुनाई दी तो हम मस्जिद के अंदर गए, हमने देखा वहाँ काफ़ी आदमी इकट्ठे हैं। तो तब इनकी नमाज चल रही थी और वो माइक में बोल रहा था जो इसका मौलवी है मस्जिद का। तो हमने उनको बंद करवाया वहाँ पे और उनको मस्जिद खाली करवाई और मौलवी के खिलाफ जो हमने FIR की है। कोरोना की आफत के बीच फरीदाबाद में लापरवाही का ये आलम तब है जब हरियाणा में 10 तारीख तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से लॉकडाउन जैसे कदम भी कारगर कैसे साबित होंगे। कोरोना के खतरे के बीच भले ही तमाम राज्यों में पाबंदियों का दौर जारी है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। ये तस्वीरें बिहार के सीतामढ़ी जिले की हैं, जहां लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों की पुलिस ने खूब खबर ली। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए लोगों में जागरूकता बेहद जरूरी है, लेकिन अगर इस दौर में भी लोग कोरोना को लेकर इस तरह बेपरवाह रहेंगे तो इस महामारी पर जल्द काबू पाना मुश्किल होगा। आज तक ब्यूरो। कोरोना के इस भीषण काल में भी कुछ खबरें दिलों को झकझोर देती हैं। ऐसी एक खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से आई, जहां कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाया गया तो मूर्ति बनाने वालों को के जीवन पर संकट बनाया है। मूर्तिकारों को रोटी के लाले पड़ गए। अभी आटा सामान कुछ भी नहीं है, पानी आने कुछ, बच्चे छोटे छोटे रो रहे, क्या करें, खाने पीने का तो कुछ नहीं है। इनको भगवान ने बनाया है, ये भगवान को बनाते हैं, लेकिन जिन भगवानों की ये मूर्तियां बनाते हैं उन्हीं भगवानों ने इन्हें भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। न रहने को घर है, न खाने को खाना, पतीली खाली है, चूल्हा ठंडा है, लॉकडाउन है, धंधा मंदा है, तड़प रहे हैं, नमक रोटी को तरस रहे हैं, रो रहे हैं, हाँ भूखे सो रहे हैं। ये कोरोना के बैठने के बाद तो हर समस्या आ रही है कि नहीं खाने का, नहीं पीने का, नहीं भूखे एकदम, कभी तो पेट भर के खाते हैं और कभी भूखे रहते हैं। वैसे और पुरानी बात याद आ रही है। देखो एक बार तो हम तो भूखे भी सोए थे, दूसरे दिन गए गांव में, कोई आसपास में हमें कोई नहीं जाना, नहीं पैसा, ना किसके पास जाएंगे, और कुछ नहीं मिला हमको, तो भी हम शाम को आके भूखे सोए। अभी आटा सामान कुछ भी नहीं है, पानी आने कुछ, बच्चे छोटे छोटे रो रहे, क्या करें, खाने पीने का तो कुछ नहीं है। तो अभी बच्चे क्या करें, तो भूखे सूते हम, रोटी पानी कुछ नहीं बनाए, स्कूल में वादी आग भी नहीं जलाए, ऐसे सूख गए हम। तो इतनी परेशानी हम देख रहे हैं, हाँ भूखे पेट भी सूख गए, अभी क्या करें, है नहीं तो फिर कहाँ से खाए। मध्य प्रदेश के विदिशा में सड़क किनारे झोपड़ी में रहने वाले इन मूर्तिकारों को कोरोना से ज्यादा भूख से मर जाने का डर है। हम तो ये मांगना चाहते हैं सर कि चलो गेहूँ चावल कुछ मिल जाए और हमारा पेट पले, हमारा परिवार पल जाए, अच्छी बात है। आसपास में हम दो सब 2-3 सदस्य है, तो सब मिलकर 25 लोग है हमारे पास, छोटे मोटे बन जाके। हालात ऐसे हैं कि कोरोना के चलते इन्हें लोग गाँवों में घुसने नहीं देते, न कोई मूर्ति खरीदता है, न इन्हें गाँवों में घूमकर मूर्ति बेचने देता है। रोजगार के रास्तों पर कोरोना अवरोधक बन गया है, जीने के सारे संसाधन खत्म नजर आते हैं। सर अभी नहीं तो गांव में जाने दे रहे, नहीं हम यहाँ मतलब खाने पीने कुछ व्यवस्था है, मूर्ति बनाते गांव में घुसने दे रहे नहीं, बहुत समस्या आ रही है सर। परेशान नहीं तो हम गांव में जाने दे, नहीं खाने पीने की व्यवस्था है, 1 साल से यहाँ रह रहे, अब जहाँ की भी मूर्ति भी हम बनाते हैं वो भी बंद पड़ी है। अब हम खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं है, छोटे बड़े 25 सदस्य है सर, अब उसको कैसे पालन करें सर। हमारे ऐसे परेशानी है,
कि खाने पीने का उतना हमारे यही नहीं, खाने पीने की बहुत तकलीफ पड़ रही है। अभी पैसे ऐसे हमारे पास ही भी नहीं है, तो अभी हम गांव में मूर्ति बेचने के जाएंगे तो हमारे परमिशन जाने देते नहीं, रोक लग रखा कि मत जाओ बेचारे वापस आते हैं। बच्चे को मारपीट करते कि मत जाओ, हमारे अंदर में मत घुसो, मत जाओ, तो फिर वापस आते हैं। अभी हमारे गांव में बेचने को जाते तो हमारे परमिशन सही है जाने का, गांव में बेच के धंधा पानी करके हमारे बाल बच्चे पाल के सकते, पेट भर सकते है, ऐसा हमारे परमिशन मिलना चाहिए। पता नहीं कब गुजरेंगे ये दिन जब 2 वक्त की रोटियां इन्हें भी मिलेंगी। इन्हें नहीं मालूम सैनिटाइजर क्या है, इन्हें नहीं मालूम मास्क क्या है। भूख से बिलखते बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिलने को ही ये बेहतरीन मुकद्दर मानते हैं, मगर अफसोस अभी इन्हें वो भी नहीं मिल रही। विवेक ठाकुर, विदिशा, आज तक। वायुसेना के मिशन ऑक्सीजन की अब बात करेंगे। वायुसेना का C-17 विमान लगातार कोविड राहत का सामान विदेश से लेकर आ रहा है और देश में अलग अलग जगहों पर पहुंचा रहा है। कोविड की दूसरी लहर में वायुसेना का ये मिशन बेहद अहम है। आधी रात से ज्यादा बीत चुकी है, लेकिन वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर चहल पहल है। वायुसेना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 कोविड राहत के सामान लेकर इस एयरबेस पर लगातार आ रहा है। ये जंबो जेट ऑक्सीजन कंटेनर और ऑक्सीजन जनरेटर्स का भार आसानी से उठा सकता है। इस वक्त इजराइल के तेल अवीव से 3 ऑक्सीजन जनरेटर और 360 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हिंडन एयरबेस पर पहुंचे हैं। इजराइल से इस जहाज में बहुत अहम सामान लाया गया था, जिसमें 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं और उसके अलावा और भी बहुत सारा सामान है, जैसे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। आपको बता दें कि ये जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स पीछे हम देख सकते हैं कैसे जहाज में इनको बाहर निकालने की जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो चुकी है। इन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से 1 मिनट में 1000 लीटर तक का ऑक्सीजन जनरेट हो सकता है। इजराइल से कोविड राहत की वायुसेना की ये पहली फ्लाइट थी, लेकिन इजराइल ने भरोसा दिया है कि ये आखिरी नहीं होगी। Last year we were very lucky that India was generous enough to offer us personal protection equipment and masks and things like that at the very start of the pandemic, when we didn't have any of the personal protection equipment that was needed, and India was generous and opened up export to us. And so now we're bringing back equipment when we see that India is in crisis, and that's the way it is between friends. When a friend sees that a friend is in trouble, they come to their help. कोविड की दूसरी लहर में आए संकट के बाद से वायुसेना युद्ध स्तर पर जुट गई है। वायुसेना के ये ट्रांसपोर्ट विमान युद्ध उपकरण, हथियार सिस्टम और सैनिकों को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। पिछले साल युद्ध जैसी लद्दाख की परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों को रसद और सामान पहुंचाने में इन विमानों का बड़ा रोल रहा। अब कोविड से मुकाबले का मिशन किसी युद्ध से कम नहीं है। 7 मई तक C-17 एयरक्राफ्ट से वायुसेना ने देश के भीतर 400 उड़ानें भरी हैं। इनमें 351 उड़ानों से कुल 4904 मीट्रिक टन के 252 ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाए गए हैं। मध्य अप्रैल में वायुसेना का ये मिशन शुरू हुआ और बीते 20 दिनों में ये काफी तेजी से चल रहा है। कोविड संकट में वायुसेना के विमानों ने पूरे देश में जरूरी चीजें पहुंचाई हैं, चाहे भोपाल हो, चंडीगढ़ हो, पानागढ़ हो, इंदौर हो, रांची हो, आगरा हो, जोधपुर हो, बेगमपेट हो या भुवनेश्वर हो, हर जगह इंडियन एयरफोर्स का C-17 विमान कोविड राहत सामग्री लेकर पहुंचा है। कोविड काल में पुणे, सूरत, रायपुर, उदयपुर, मुंबई, लखनऊ, नागपुर, ग्वालियर, विजयवाड़ा, बड़ौदा और दीमापुर में भी वायुसेना का ये विमान मददगार बनकर पहुंचा है। वायुसेना ने कोविड राहत सामग्री लाने के लिए 59 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी भरी हैं। इनके जरिए कुल 1233 मीट्रिक टन के 72 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर, 1252 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लाए गए हैं। ये कंटेनर और सिलेंडर सिंगापुर, दुबई, बैंकॉक, यूके, जर्मनी, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया से लाए गए हैं। C-17 विमानों के अलावा IL-76 विमानों से भी
कोविड राहत सामग्रियां लाई गई हैं। भारतीय वायुसेना ने ये एयरलिफ्ट ऑपरेशंस 16 अप्रैल के आसपास शुरू किए थे, लेकिन उस समय उनको भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ये ऑपरेशन ठीक वैसे ही होंगे जैसा एक जंग की स्थिति में होते हैं। और आने वाले दिनों में ये साफ है कि ये ऑपरेशंस जारी रहेंगे जब तक भारत को ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल जाता। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ हिंडन एयरबेस से अभिषेक भल्ला, आज तक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के नए आंकड़े जारी कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 4,03,738 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 4,092 लोगों की जान गई है। इनमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 864 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र अब भी राज्यों में टॉप पर बना हुआ है। संक्रमण के मामले में 864 लोगों की यहां पर जान गई है। यहां पर डेथ रेट भी काफी ज्यादा है और पॉजिटिविटी रेट भी। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 4,03,738 मामले सामने आए हैं, जबकि 4,092 लोगों की जान गई है। कोरोना से जुड़ा ये ताजा अपडेट, ये ताजा आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए हैं। और इन सभी बुरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी आपको दे देते हैं। कोरोना के लिए डीआरडीओ की दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। क्लिनिकल परीक्षण में ये दवा कारगर साबित हुई है। इसके अलावा इस दवा से मरीज की ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम होती है। कोरोना से लड़ने के लिए डीआरडीओ की गेम चेंजर दवा आ गई है। ये ऐसी दवा है जो ऑक्सीजन की जरूरत को कम कर देगी और दवा वाले इनोवेशन से देश कोरोना लहर का सामना कर पाएगा। ऑक्सीजन की कमी के बीच ये देश को राहत देने वाला आविष्कार है। आप देख रहे होंगे कि कोरोना संक्रमितों को नियमित तौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति एक चुनौती बनी हुई है। गेट वेल सून के नोट के साथ राजधानी दिल्ली के लिए मुंबई से ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। दिल्ली के बाद अब पंजाब ने भी कह दिया है कि उनके पास सिर्फ 24 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां ऑक्सीजन की मांग ना बढ़ी हो। डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स की माने तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की मौत हो रही है। ऐसे संकट के बीच हमारे वैज्ञानिकों ने वो रास्ता तलाश लिया है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2020 में लैब में इस दवा पर कई एक्सपेरिमेंट किए। इस प्रयोग में पता चला कि यह दवा कोरोना वायरस को रोकने में काफी मदद कर रही है। इसके आधार पर इसे अब मंजूरी मिली है। ऐसे में कोरोना महामारी के खिलाफ इस नई दवा से एक नई उम्मीद जग गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने कोरोना के इलाज के लिए एक दवा के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। इस दवा की खास बात यह है कि न सिर्फ मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम हो रही है, बल्कि इलाज के दौरान मरीज तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। इसने 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसको 2DG भी कहा जाता है, उसका अभी ड्रग कंट्रोलर से परमिशन लिया है कोविड-19 पेशेंट्स में इस्तेमाल के लिए। ये ड्रग हमने इस पर काम करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में और पहला हमने प्रयोग किया था CCMB हैदराबाद की मदद से, जिसमें ये साबित हुआ था कि ये ड्रग, ये मॉलिक्यूल SARS-CoV-2 वायरस को बहुत अच्छी तरह से गतिरोधक प्रदान करती है। इसकी गति रोक देती है और इसको आगे बढ़ने से रोकती है। फेज 2 के तहत दवा का इस्तेमाल 11 अस्पतालों में भर्ती 110 मरीजों पर किया गया। ये ट्रायल पिछले साल मई से अक्टूबर के बीच किया गया था। नतीजा ये निकला कि बाकी मरीजों के मुकाबले दवा लेने वाले मरीज ज्यादा ठीक हुए। इसी दवा पर दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच देश भर के 27 अस्पतालों में फेज 3 के ट्रायल्स हुए। इस बार 220 मरीजों को दवा दी गई। नतीजा ये निकला कि 42% मरीजों की ऑक्सीजन की निर्भरता तीसरे दिन ही खत्म हो गई, लेकिन जिन्हें दवा नहीं दी गई उनमें से 31% मरीजों की ही ऑक्सीजन पर निर्भरता खत्म हुई। दवा की खास बात यह है कि यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं की पहचान करती है। उसके रिजल्ट्स ये बताते हैं कि पेशेंट्स में जो ऑक्सीजन डिपेंडेंस है उसको भी कम करने में ये दवा काम कर रही है, स्टैंडर्ड केयर के अलावा भी।
स्टैंडर्ड केयर के साथ इसका प्रयोग करने से भी इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है पेशेंट्स को एडिशनल। सो इसके बेस पर हम ये दवा आगे कोविड-19 पेशेंट्स के लिए अब इमरजेंसी यूज़ का अप्रूवल हमें मिला है ड्रग कंट्रोलर से। ये नई दवा ऐसे वक्त में बहुत कारगर साबित हो सकती है जब देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। दावा किया जा रहा है कि इस दवा की वजह से मरीजों को ज्यादा दिन तक अस्पताल में रुकने की जरूरत नहीं होगी। इस दवा का इस्तेमाल बेहद आसान है। ये दवा पाउडर के रूप में आती है जिसे पानी में घोल कर लिया जाता है। इस दवा को DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज और हैदराबाद सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। इस दवा को अभी 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG नाम दिया गया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को दी गई है। एक तरफ ऑक्सीजन की जरूरत कम करने वाली दवा सामने आ गई है, वहीं दूसरी तरफ ITBP के रेफरल अस्पताल में इटली के सहयोग से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गया है। प्राकृतिक ऑक्सीजन से ही ऑक्सीजन उत्पादन और आपूर्ति करने में सक्षम इस संयंत्र से एक समय में 100 मरीजों को हाई स्पीड ऑक्सीजन मुहैया करवाई जा सकती है। ये प्लांट सिर्फ 48 घंटे में स्थापित किया गया है। ये 1000 लीटर पर मिनट के हिसाब से ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो ऑक्सीजन जनरेट करता है। ये आप समझ लीजिए कि अगर एवरेज अगर 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से एक पेशेंट को जरूरत पड़ेगी तो ये लगभग 100 लीटर 100 पेशेंट्स को ये इसकी ऑक्सीजन की डिमांड को पूरी कर सकता है। इटली के सहयोग से ITBP ने जो इनका रेफरल हॉस्पिटल है इस तरीके का ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। ये प्लांट लगभग 100 बेड जो है यहाँ पर उनको ऑक्सीजन देगा और इस तरीके की जो समस्या यहाँ पर रेफरल हॉस्पिटल में थी उसको दूर करने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। कोविड संक्रमण से पहले देश में तैयार होने वाली कुल ऑक्सीजन का महज 15% ही मेडिकल क्षेत्र में इस्तेमाल होता था। बाकी ऑक्सीजन का इस्तेमाल तेल शोधक संयंत्रों, लौह इस्पात उद्योग, कार फैक्ट्री और भट्टियों में किया जाता था। लेकिन अचानक दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से फैले और नतीजा ये हुआ कि ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई का पूरा संतुलन चौपट हो गया। सरकारों का सारा आकलन ताश के पत्ते की तरह ढेर हो गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि DRDO की इस दवा से मरीजों की ऑक्सीजन की जरूरत कम होगी। कोविड से लड़ाई में ये एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। भारत में देसी कंपनी जॉयडस कैडिला भी अपनी कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही है। अहमदाबाद की इस बड़ी फार्मा कंपनी की वैक्सीन का इसी महीने एफिकेसी डेटा आने वाला है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जॉयडस की एक दवा विराफिन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी। ये दवा कोरोना के इलाज में कारगर है। वैक्सीन ज़ाइकोव-डी और वेराफिन दवा से कैसे कोरोना पर नई ताकत के साथ वार करने की तैयारी हो रही है, इस पर जॉयडस कैडिला के मैनेजिंग डायरेक्टर शर्विल पटेल से मेरे सहयोगी स्नेहा मोरदानी ने बात की। मिस्टर शार्विल पटेल मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ज़ायडस कैडिला ग्रुप के। शुक्रिया आज तक के साथ जुड़ने के लिए। मिस्टर पटेल, ये पूछना चाहूंगी कि इस समय डोजेस की कमी है। बहुत लोगों का ये कहना है और सरकार भी एडमिट करती है कि हमें अभी वैक्सीन के और ज्यादा डोजेस चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में ज़ाइकोव-डी जो DNA प्लेटफॉर्म पर आपका वैक्सीन है उसकी क्या प्रोग्रेस है इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन और वो कब अवेलेबल हो पाएगा कंट्री में? तो कोरोना की महामारी के सामने हमारा जो ज़ाइकोव-डी वैक्सीन है उसका लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल अभी खत्म हुआ है। रिक्रूटमेंट 28,000 पेशेंट पे ये ट्राई किया गया है। ये 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के भी इस पे ट्रायल किया है और सब कोहॉर्ट पे ट्राई किया गया है। ये वैक्सीन का ट्रायल डेटा, एफिकेसी डेटा मंथ ऑफ मई में आएगा। इसके बाद हम इसको इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइजेशन के लिए भी फाइल करेंगे विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द DCGI। एंड हमारा ये आश्वासन है कि मंथ ऑफ मई में हमको इसका अप्रूवल मिल सकता है। यदि सब डेटा ठीक हो और एफिकेसी ठीक आए तो ये अप्रूवल लेके हम जल्दी से जल्दी 1 करोड़ डोजेस पर मंथ का प्रोडक्शन चालू करेंगे और इसको हम पूरी कंट्री में अवेलेबल करेंगे।
जी बिल्कुल। मिस्टर पटेल, डोजेस की जैसी कमी है हम जानते हैं, तो ये बताइए कि क्या कैपेसिटी रहेगी ज़ाइकोव डी की इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन? कितना प्रोडक्शन हो पाएगा इस वैक्सीन का जैसे ही इसका अप्रूवल आता है? सो हमने बताया कि हमारा करंट कैपेसिटी 1 करोड़ डोजेस पर मंथ का है। हमने 2 और मैन्युफैक्चरर्स के साथ बात की है और एडवांस नेगोशिएशन में है ये कि हम फर्दर कैपेसिटी एक्सपांड करें, और हमारा अपना प्रयत्न ये भी है कि हम हमारे वहाँ फैसिलिटी को डी बॉटलनेक करके यील्ड बढ़ा के इसका डबल करने का ट्राई करें। सो हमारा हमारा ये प्लान है कि अभी 1 करोड़ डोज से चालू करेंगे और 4 से 6 महीने में हम इसको 2 करोड़ डोज पे लेके जाने का प्रयत्न करेंगे। जी, तीसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी विराफिन को लेके, जो कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जिस मेडिसिन को मिल चुका है, ये इस समय बहुत ही जरूरी है क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखा जा रहा है पेशेंट्स में। ये एक रीपर्पस्ड मेडिकेशन है, आपने इसको बनाया है, इसके बारे में बताइए, ये कब अवेलेबल होगा और इसका कॉस्टिंग कैसा रहेगा? सो विराफिन प्रोडक्ट आज के दिन में सबसे पोटेंट एंटीवायरल प्रोडक्ट है। ये रेमडेसिविर से भी मल्टीफोल्ड मोर पोटेंट है। सो हमारा ये प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। मंथ ऑफ मई में हम ये 50,000 पेशेंट के लिए अवेलेबल करेंगे और मंथ ऑफ जून से हम ये 10 लाख पेशेंट के पास हो सके अवेलेबिलिटी, इसका तैयारी में है और वो हम कर सकेंगे। ये ड्रग एक ही डोज है, सिंगल डोज देना है, कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर इसको यूज कर सकता है एंड एडमिनिस्टर कर सकता है टू द पेशेंट। हमारा ये मानना है कि ये करने से हॉस्पिटलाइजेशन कम हो सकता है, सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स कम हो सकता है, बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंट एंटीवायरल एजेंट है। जी सर, ये भी पूछना चाहूंगी क्योंकि अभी दवा को लेके सवाल उठ रहे हैं कि बहुत ही महंगी है, जैसे कि रेमडेसिविर बहुत ही महंगी है। इस दवा के बारे में आप क्या बता सकते हैं, इसका कॉस्टिंग कैसे रहेगा और प्रोडक्शन कैसे रहेगा? यही में इम्पोर्टेंट चीज है कि ये दवाई सिंगल इंजेक्शन है। ये रेमडेसिविर के आज 6 इंजेक्शन लगते हैं, इसके सामने ये सिंगल डोज है। रेमडेसिविर देने के लिए हमको इन्फ्यूजन में देना पड़ता है और हॉस्पिटल सेटिंग चाहिए। ये दवाई कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर दे सकता है आउटसाइड द हॉस्पिटल। हमारा ये मानना है कि करंट स्टैंडर्ड ऑफ केयर के जो ट्रीटमेंट है विद रेमडेसिविर, इससे इसका कॉस्ट 1/5 होगा। जी बिल्कुल मिस्टर पटेल, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम हियर। थैंक यू। कोरोना को हराने के लिए भारत ने वैक्सीनेशन का बड़ा अभियान तो चला रखा है, लेकिन भारत जैसी बड़ी आबादी के लिए अब तक वैक्सीनेशन अभियान नाकाफी साबित हुआ है। खासकर 18 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए अभियान की शुरुआत के 1 हफ्ते से अधिक बीत जाने के बावजूद कई सेंटर्स पर इसकी शुरुआत नहीं हो सकी है। इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अव्यवस्था देखने को मिल रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वैक्सीन सेंटर पर मछली मंडी जैसा हाल देख लीजिए। मध्य प्रदेश में 18+ वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने के तीसरे दिन वहां की राजधानी भोपाल में कैसी अव्यवस्था रही, इसे भी आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट से समझ लीजिए। पूरी अपॉइंटमेंट स्लिप आई हुई है, पर एक्चुअली जब हम यहाँ पर आए तो पता चला कि पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करता स्कूल। जब चेंज यहाँ पर आए उसके बाद देखा तो यहाँ पे बोर्ड पे नाम नहीं है। हमारा भी स्लॉट मिला हुआ है लेकिन एड्रेस में गलत दिया है। ये बॉयज स्कूल है और वहाँ पर इसमें एड्रेस में जो दिया है ना वो गर्ल्स स्कूल है। पूरे भोपाल में एक ही सेंटर था 5 और 6 मई को। आज सेंटर जरूर बढ़ गए हैं लेकिन समस्या अभी भी वही है कि मोबाइल पे मैसेज तो लोगों के पास आ गए हैं स्लॉट बुकिंग के, लेकिन जब वो केंद्र पे टीकाकरण के लिए पहुंच रहे हैं तो वहां पे उनका नाम नहीं है और उन्हें इस तरीके से इंतजार करना पड़ रहा है वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन को लेकर मच रही अफरा तफरी और अव्यवस्था किसी एक राज्य, किसी एक शहर या किसी एक सेंटर की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन कहीं भी सुचारू तौर पर नहीं हो रहा, लेकिन ये भी सच्चाई है कि देश भर में तमाम जगहों पर वैक्सीनेशन अभियान में अभी समस्याएं ही समस्याएं हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है वैक्सीन की कमी। वैक्सीन मुहैया कराने के लिए कई राज्य जोर शोर से केंद्र पर दबाव बना रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर मोटे मोटे तौर पे 1 लाख
वैक्सीन डेली लग रहे हैं। 3 महीने में 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन चाहिए। लगभग मोटे मोटे तौर पे 85 लाख 80 से 85 लाख वैक्सीन पर मंथ चाहिए अगले 3 महीने के लिए। अगर इतने वैक्सीन हम लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएं तो दिल्ली के हर व्यक्ति को 3 महीने के अंदर वैक्सीन करवाया जा सकता है। आज 18 से 45 साल के बीच के नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन पुनः प्रारंभ किया गया है। क्रमशः जो हम लोगों ने उनको एक लक्ष्य दिया है 25 लाख का भारत बायोटेक को कोवैक्सीन के लिए और सीरम इंस्टीट्यूट को 50 लाख का कोविशील्ड के लिए, तो ये उपलब्धता के आधार पे ये कंपनियां हमको देती रहेंगी। हालांकि हमको चाहिए करीब 1.25 करोड़ वैक्सीन 1 डोज के लिए, तो 2 डोज के लिए हमको लगेंगी करीब 2.5 करोड़ वैक्सीन। 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए केंद्र ने अब तक राज्यों को 17 करोड़ 49 लाख डोज भेजी है। इनमें से 84 लाख डोज अभी स्टॉक में है। केंद्र 45 साल से अधिक उम्र वालों के लिए 3 दिनों में 53 लाख डोज और भेजने का दावा कर रहा है। अभी तक भारत में 16 करोड़ 73 लाख 46 हजार से ज्यादा डोज वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन वैक्सीनेशन का यह अभियान दुनिया में सबसे बड़ा होने के बावजूद भारत की आबादी के लिहाज से बहुत पीछे है। लगभग 4 महीनों में 60 साल से ऊपर के 41.2% लोगों का ही वैक्सीनेशन हो सका है। 45 से 60 आयु वर्ग के 46.1% लोग टीका लगवा सके हैं। 1 मई से शुरू अभियान में 30 से 45 उम्र वाले 8.5% हैं जिन्हें टीका लगा है, जबकि 18 से 30 साल वाले 4.2% लोग टीका लगवा सके हैं। राज्यों को वैक्सीनेशन अभियान का स्केल बढ़ाने के लिए कैसे छटपटाना पड़ रहा है, इसे उत्तर प्रदेश के फैसले से समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश ने 4 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला है। ये टेंडर 6 महीनों में 4 करोड़ डोज सप्लाई के लिए निकाला गया है। उत्तर प्रदेश 18+ वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने के 9वें दिन 18 नगर निगमों और नोएडा में वैक्सीनेशन शुरू कर सकने की स्थिति में आया है। सोमवार से हम लोग 18+ वालों को जो वैक्सीन देना है 18 से 44 के बीच में, इसके लिए अब 7 से बढ़ा करके इस संख्या हम 18 जनपदों में करने जा रहे हैं। हर नगर निगम में और गौतम बुद्ध नगर जनपद में हम लोग सोमवार से वैक्सीनेशन के एक बृहद कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। वैक्सीनेशन को जल्द से जल्द पूरा करने में राज्यों के सामने रोड ब्लॉक है। देश वैक्सीन की कमी से कैसे निपटेगा, कुछ हफ्तों में इसकी तस्वीर और साफ हो सकती है। हो सकता है कि मौजूदा 3 टीकों के अलावा अन्य टीकों को मंजूरी मिले तो स्थिति थोड़ा संभले। तो उधर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ से बचने के लिए भी मुंबई, भुवनेश्वर और अहमदाबाद ने ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की रणनीति बनाई है, जो काफी कारगर साबित हो रही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह, दिल्ली से पंकज जैन और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के इस भीषण काल में कुछ खबरें दिल को दहला जाती हैं। ऐसी खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से आई, जहां कोरोना के चलते लॉकडाउन तो लगाया गया, तो मूर्ति बनाने वालों के जीवन पर संकट और ज्यादा गहरा हो गया है। मूर्तिकारों को रोटी के लाले पड़ गए। अभी आटा सामान कुछ भी नहीं है, पानी आने कुछ, बच्चे छोटे छोटे रो रहे, क्या करे, खाने पीने का तो कुछ नहीं है। इनको भगवान ने बनाया है, ये भगवान को बनाते हैं, लेकिन जिन भगवानों की ये मूर्तियां बनाते हैं उन्हीं भगवानों ने इन्हें भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। न रहने को घर है, न खाने को खाना, पतीली खाली है, चूल्हा ठंडा है, लॉकडाउन है, धंधा मंदा है, तड़प रहे हैं, नमक रोटी को तरस रहे हैं, रो रहे हैं, हाँ भूखे सो रहे हैं। ये कोरोना के बैठने के बाद तो हर समस्या आ रही है कि नहीं खाने का, नहीं पीने का, नहीं भूखे, एकदम कभी तो पेट भर के खाते हैं और कभी भूखे रहते हैं। वैसे यार पुरानी बात याद आ रही है। देखो एक बार तो हम तो भूखे भी सोए थे, दूसरे दिन गए गांव में, कोई आसपास में हमें कोई नहीं जाना, नहीं पैसा, ना किसके पास जाएंगे, और कुछ नहीं मिला हमको, तो भी हम शाम को आके भूखे सोए। अभी आटा सामान कुछ भी नहीं है, पानी आने कुछ, बच्चे छोटे छोटे रो रहे, क्या करे, खाने पीने का तो कुछ नहीं है। तो अभी बच्चे क्या करे, तो भूखे सूते हम, रोटी पानी कुछ नहीं बनाए, स्कूल में वादी आग भी नहीं जलाए, ऐसे सूख गए हम। तो इतनी परेशानी हम देख रहे हैं। हाँ भूखे पेट भी सूख गए, अभी क्या करे, है नहीं तो फिर कहाँ से खाए।
मध्य प्रदेश के विदिशा में सड़क किनारे झोपड़ी में रहने वाले इन मूर्तिकारों को कोरोना से ज्यादा भूख से मर जाने का डर है। हम तो ये मांगना चाहते हैं सर कि चलो गेहूँ चावल कुछ मिल जाए और हमारा पेट पले, हमारा परिवार पल जाए, अच्छी बात है। आसपास में हम लोग सब 2-3 सदस्य है, तो सब मिलकर 25 लोग हैं हमारे पास, छोटे मोटे मिला के। हालात ऐसे हैं कि कोरोना के चलते इन्हें लोग गाँवों में घुसने नहीं देते, न कोई मूर्ति खरीदता है, न इन्हें गाँवों में घूमकर मूर्ति बेचने देता है। रोजगार के रास्तों पर कोरोना अवरोधक बन गया है, जीने के सारे संसाधन खत्म नजर आते हैं। सर अभी नहीं तो गांव में जाने दे रहे, नहीं हम यहाँ मतलब खाने पीने कुछ व्यवस्था है, मूर्ति बनाते गांव में घुसने दे रहे नहीं, बहुत समस्या आ रही है सर। परेशान नहीं तो हम गांव में जाने दे, नहीं खाने पीने की व्यवस्था है, 1 साल से यहाँ रह रहे, जहाँ की भी मूर्ति भी हम बनाते हैं वो भी बंद पड़ी है। अब हम खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं है, छोटे बड़े 25 सदस्य है सर, अब उसको कैसे पालन करें सर। हमारे ऐसे परेशानी है कि खाने पीने का उतना हमारे ही नहीं, खाने पीने की बहुत तकलीफ पड़ रही है। अभी पैसे ऐसे हमारे पास ही भी नहीं है, तो अभी हम गांव में मूर्ति बेचने के जाएंगे तो हमारी परमिशन जाने देते नहीं, रोक लग रखा कि मत जाओ बेचारे वापस आते हैं। बच्चे को मार पीट करते कि मत जाओ, हमारे अंदर में मत घुसो, मत जाओ, तो फिर वापस आते हैं। अभी हमारे गांव में बेचने को जाते तो हमारी परमिशन सही है जाने का, गांव में बेच के धंधा पानी करके हमारे बाल बच्चे पाल के सकते, पेट भर सकते, ऐसा हमारी परमिशन मिलना चाहिए। पता नहीं कब गुजरेंगे ये दिन जब 2 वक्त की रोटियां इन्हें भी मिलेंगी। इन्हें नहीं मालूम सैनिटाइजर क्या है, इन्हें नहीं मालूम मास्क क्या है। भूख से बिलखते बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिलने को ही ये बेहतरीन मुकद्दर मानते हैं, मगर अफसोस अभी इन्हें वो भी नहीं मिल रही। विवेक ठाकुर, विदिशा, आज तक।